नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम एक ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है भारत की नदियाँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, और मेरे प्यारे साथियों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन ज्योग्राफी के हमने प्रीवियस लेक्चर में भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, भारत की पर्वत श्रेणियाँ, भारत के पर्वतीय दर्रे और भारत की नदियों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। भौगोलिक स्थिति, पर्वत श्रेणियाँ, भारत के पर्वतीय दर्रे के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर लिया है। ये बड़ा टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, तो मैंने इन्हें पार्ट में बांट करके हम आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। आगे आने वाली वीडियो में पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आपने दो शब्दों को सुना होगा, एस्चुरी और डेल्टा। मैं आपको बता दूं सरल भाषा में, एस्चुरी क्या होते हैं और डेल्टा क्या होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सागर के तट पर स्थित क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिल जाता है, तो वह एस्चुरी का निर्माण करते हैं। जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती, मांडवी नदी एस्चुरी मतलब ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कभी, जैसे डैम से कोई डैम या कोई चट्टान से पानी तुरंत डाला जाए, नीचे समुद्र का पानी हो, वहाँ तेजी की रफ्तार से जब पानी गिरता है ऐसा लगता है कि ज्वार से आ गई, उसे ही हम एस्चुरी या ज्वारनद मुख कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, डेल्टा की बात करें हम, तो नदी जहाँ महासागर से मिलती है, नदी जिस जगह महासागर से मिलती है, उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा प्राय उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा का निर्माण करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप इस फोटो में देखें, अच्छे से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है। जैसा कि बताया, नदी अपने द्वारा लाई गई मिट्टी और सागर में जब मिलती है और कई धाराओं में बट जाती है। जैसे ये गंगा है, गंगा नदी इस कई धाराओं में यहाँ पर कई धाराओं में बटी और आराम से सिलोली किसमें गिरी है? बंगाल की खाड़ी में। तो किसका निर्माण हुआ? डेल्टा का। मेरे प्यारे साथियों, नर्मदा नदी चट्टान सी ऐसी खड़ी लग रही है, यहाँ से तुरंत ऐसा लग रहा है बहुत तेजी की रफ्तार से सागर के पानी में मिल रही है, ताजे पानी में। बिल्कुल, तो यहाँ किसका निर्माण होता है मेरे प्यारे साथियों? एस्चुरी का। आई होप आपके समझ में आया होगा। हम बात करें भारत के अफवाह तंत्र की, ड्रैगन सिस्टम की, पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे मेरे प्यारे साथियों, फिर हम भारत की नदियों के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अफवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं आती हैं वो मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। जैसे यहाँ इसमें छोटी छोटी नदियाँ, ये छोटी छोटी नदियाँ आकर के एक मुख्य धारा में मिल रही हैं। तो मुख्य धारा में मिलने से मेरे प्यारे साथियों, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? किसकी? इस मुख्य धारा की। यही है क्या? अफवाह तंत्र, ड्रैगन सिस्टम। बात करें हम भारत के अफवाह तंत्र की मेरे प्यारे साथियों, तो इसे दो भागों में हम बांट करके पढ़ेंगे, हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र को मेरे प्यारे साथियों कहते हैं, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो सदा नीरा नदियाँ कहलाती हैं। ऐसा क्यों कि वो सदा नीरा नदियाँ कहलाती हैं? मैं आपको बता दूं, सदा नीरा नदियाँ क्योंकि यहाँ हिमालय से जैसे ही पानी निकलता है, तुरंत नदियों में तो नदियाँ बिल्कुल नीर से भरी हुई होती हैं। जब ये आगे जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में एंट्री करती हैं तो पानी कम होता जाता है। पानी कम होते होते ये वृद्धावस्था में जाकर के किसी बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में गिर जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, बात करें हम हिमालयी अफवाह तंत्र की या प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की। हिमालयी अफवाह तंत्र की तो इसमें सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे हम पहले, फिर हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की बात करें मेरे प्यारे साथियों,
तो हम पढ़ेंगे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्तियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम सिंधु नदी तंत्र। मेरे प्यारे साथियों, सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी 3 देशों से होकर के बहती है। चीन से शुरू होती है, भारत होते हुए पाकिस्तान के कराची के वहाँ अरब सागर में गिर जाती है। मेरे प्यारे साथियों, चेमायंगडंग ग्लेशियर से निकलती हुई दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती हुई ये गिलगित पाकिस्तान से होते हुए कराची के पूर्व से होते हुए मेरे प्यारे साथियों अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की लंबाई पूछी जाती है तो 2880 किलोमीटर है। चीन तिब्बत स्तर मानसरोवर झील के निकट चेमायंगडंग ग्लेशियर के निकट से उद्गम होता है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए नदी भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। आगे बहते हुए नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये जब सिंधु नदी कराची में मिलती है अरब सागर में, इससे पहले इसमें 5 सहायक नदियाँ मिलती हैं। बारीकी से तसल्ली से आपको समझना है। 5 प्रमुख सहायक नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी हैं आपको मैप में भी भरना है। झेलम, सबसे पहले ये क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है तो मैंने क्रम से बताया है। झेलम, चेनाब, ध्यान देना है आपको, चेनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। झेलम किसकी सहायक है? चेनाब की सहायक है। झेलम नदी किस में मिली? चेनाब नदी में मिली। और यहाँ से हिमाचल प्रदेश से रावी नदी निकलती है, वो किस में मिलती है? चेनाब नदी में। मेरे प्यारे साथियों, मानसरोवर झील के राकसताल से सतलज नदी का उद्गम होता है और ये भारत में एंट्री करते हुए पंजाब होते हुए हिमाचल प्रदेश होते हुए सीमा बनाते हुए कहाँ पर ये मिली? चेनाब नदी में। किस में? चेनाब नदी में, पाकिस्तान में मिली। और मेरे प्यारे साथियों, ये 5 नदियाँ अपना जल लेकर के किस में मिलती हैं? कुछ दूरी तय करती हैं। ध्यान देना है आपको। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये 5 नदियाँ पंचनद का, क्योंकि ये 5 नदियाँ हैं इसलिए पंचनद कहते हैं। पंचनद का निर्माण करके ये थोड़ी आगे बढ़ती हैं। 50-60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये मिठानकोट पर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। तो हम बारीकी से इसमें सब डिस्कशन करेंगे। और सतलज की एक सहायक नदियाँ है ब्यास नदी। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना है, सिंधु नदी की दाईं तरफ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो श्योक नदी है। और सिंधु नदी के दाईं तरफ पर ही लेह स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना है आपको, जिस जगह ब्यास नदी मिलती है सतलज नदी में, जहाँ संगम होता है, वहाँ से ही भारत की सबसे बड़ी नदी सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है और ये पंचनद के लेकर नाम से जानी जाती हैं 5 नदियाँ। मेरे प्यारे साथियों, जब ये सिंधु नदी में मिठानकोट पर मिल जाती हैं, आगे जाकर के अरब सागर में गिर जाती हैं। अब इन्हें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनको भी अध्ययन कर लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स चेनाब नदी की, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के केटुलारा दर्रे से होता है। जैसा कि हमने बताया, हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्र और भागा नदी से होता है, इसीलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। चेनाब नदी किनमें? चंद्र और भागा नदी से, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? चंद्रभागा। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी से मिलने से पहले, मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना है, चेनाब नदी सिंधु नदी में मिलने से पहले 4 नदियों को और साथ में ले जाती है। 5वीं अपन है झेलम, रावी, सतलज, और सतलज की सहायक कौन सी है? ब्यास नदी। तो चलिए साथियों, एक एक करके हम इनको भी पढ़ लेते हैं। झेलम नदी, इस नदी का उद्गम कश्मीर की घाटी बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है प्यारे साथियों? पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। मेरे प्यारे साथियों, रावी नदी को हम बात करें तो रावी नदी को भी पढ़ लेते हैं। ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर
कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के मुल्तान के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। हमने इसे भी अच्छे से पढ़ा, रावी नदी को। ये कहाँ मिल जाती है? मुल्तान के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। मेरे प्यारे साथियों, आगे बात करें सतलज नदी की। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है, राकसताल से भी निकलती। माना जाता है कि मानसरोवर झील और राकसताल से इसका उद्गम होता है। यह नदी तिब्बत के राक्षसताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बावलपुर में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। मेरे प्यारे साथियों, कहाँ पर मिली ये चिनाब नदी में? ये बोवाल झेलम कहाँ मिली? झांग में। सतलज कहाँ मिली? सिंधु में। बहावलपुर में। मेरे प्यारे साथियों, बहावलपुर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ध्यान देना है, चिनाब नदी में मिलने से पहले इसमें ब्यास नदी आकर के भी मिलती है। किसमें? सतलज नदी में। मेरे प्यारे साथियों, ब्यास नदी जैसा आपने देखा, तो ब्यास नदी को भी हम अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकली। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलज नदी से मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है मेरे प्यारे साथियों? पंजाब के हरिके में सतलज नदी से मिल जाती है। कुल्लू घाटी को ही हम देवताओं की घाटी भी कहते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। मेरे प्यारे साथियों, हरिके क्षेत्र में ब्यास और सतलज के संगम से ही, जहाँ ब्यास और सतलज का संगम होता है, कहाँ पर? पंजाब के हरिके में। सबसे लंबी नहर, देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है और गुजरात में प्रवेश करते हुए इसकी सबसे लंबाई कहाँ पर है? ज़्यादा है राजस्थान में है, 470 किलोमीटर है। जैसा कि आप इस मैप में भी देखें, कहाँ से निकली ये? हरिके से। इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी देश की नहर है ये, इंदिरा गांधी नहर। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने यहाँ सिंधु नदी तंत्र को अच्छे से डिस्कशन किया। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। आप कहेंगे सर कि जो भारत है ना, तो भारत से ही सारी नदियाँ निकलती हैं। यदि भारत ये पूरा का पूरा पानी रोक दे तो पाकिस्तान तो परेशान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता में तीन पूर्वी नदियां का कंट्रोल किसको दिया गया? भारत को। और 3 पश्चिमी नदियों का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया। रावी, ब्यास, सतलज का कंट्रोल इंडिया में है और सिंधु, झेलम, चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान के पास है। और मेरे प्यारे साथियों, ये पंचनद का निर्माण करती हैं। जैसा कि हमने बताया, ये पांचों नदियां पंचनद के नाम से जानी जाती हैं और ये पांचों की संयुक्त धारा 40-50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मेठानकोट पर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और सिंधु नदी इन नदियों को भी लेकर के आगे कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, सिंधु जल समझौता पानी के वितरण के लिए 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल समझौता में 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी, सतलज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। यहाँ हमने सिंधु नदी तंत्र को बहुत अच्छे से समझा। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। मेरे प्यारे साथियों, गंगा नदी तंत्र, जैसा कि आप गंगा नदी सुनते हैं, गंगा नदी एक्चुअली में उत्तराखंड से निकलती है। इससे पहले कई स्थितियों से और गुजरती है। गंगा नदी तंत्र कहाँ से गुजरती है तो हम बारीकी से उसको भी समझेंगे। मेरे प्यारे साथियों, बद्रीनाथ से, जहाँ सतोपथ हिमानी कहते हैं, बद्रीनाथ से, जहाँ बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी जैसे वहाँ से निकली, थोड़ा आगे बढ़ी, ध्यान से समझना है आपको, तो इसकी एक धौलीगिरा नदी आ रही थी। जिस जगह अलकनंदा में धौलीगिरा नदी मिलती है उसे कहते हैं जोशीमठ या विष्णुप्रयाग। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना है आपको कि अलकनंदा और धौलीगिरा नदी का संगम को क्या कहते हैं, तो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अलकनंदा जोशीमठ को लेकर के आगे बढ़ी। आगे बढ़ने पर इसे एक पिंडार नदी मिली। पिंडार ने कहा हमको भी ले चलो साथ, तो अलकनंदा ने कहा भाई आ जाओ, क्या दिक्कत है।
अलकनंदा नदी ने पिंडार को मिलाया। मेरे प्यारे साथियों, जिस जगह पर पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है उसे हम कहते हैं कर्णप्रयाग। पूछा जाता है अलकनंदा और पिंडार के मिलन को क्या कहते हैं, तो कर्णप्रयाग कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अलकनंदा कर्णप्रयाग पर पिंडार को लेकर के आगे बढ़ी। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है। यहाँ मंदाकिनी नदी पर कौन सा मंदिर स्थित है, केदारनाथ मंदिर स्थित है। अलकनंदा पर कौन सा मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है। मंदाकिनी को जिस जगह मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है मेरे प्यारे साथियों, तो उसे कहते हैं हम रुद्रप्रयाग। इसको लेकर के मेरे प्यारे साथियों, जब अलकनंदा आगे बढ़ती है, गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी जब अलकनंदा में मिलती है उस संगम को कहते हैं हम देवप्रयाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों कि देवप्रयाग किस जगह पर कहते हैं, तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, देवप्रयाग। यहाँ से जो संयुक्त धारा बनती है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना है, इसे हम गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी में एक भीलन गंगा नदी मिलती है। जिस जगह भीलन गंगा भागीरथी में मिलती है वहाँ देश का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध का निर्माण होता है। मेरे प्यारे साथियों, गंगा के नाम से जानी जाती है भागीरथी, और अलकनंदा का जो संयुक्त संगम है देवप्रयाग पर। गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जैसा कि आपको पता है। इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर, आगे पीछे कुछ हो सकता है, बाकी बांग्लादेश में है। सतोपद हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, जैसा आप इसमें देख भी रहे हैं, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, बद्रीनाथ अलकनंदा में जब मिलती है उसे हम देवप्रयाग कहते हैं। इनकी ही संयुक्त रूप से धारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। आई होप आपके ये स्ट्रक्चर गंगा का समझ में आया होगा। अब गंगा एंट्री करी उत्तराखंड में। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ से हम गंगा नदी तंत्र को अच्छे से बारीकी से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की बात करें मेरे प्यारे साथियों, उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बट जाती है, एक हुगली और मुख्य धारा भागीरथी में। मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप इसमें देख रहे हैं, गंगा नदी से और ये फरक्का पर पश्चिम बंगाल से क्या निकली, हुगली नदी। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर, जो आगे बात करेंगे। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेरे प्यारे साथियों, बात करें हम गंगा नदी तंत्र की, इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी तंत्र की भी बहुत सारी सहायक, गंगा की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं और उसकी भी सहायक नदियां हैं। तो हम एक एक करके सबको अच्छे से पढ़ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं। यमुना है, टोंस, सोन, गोमती, कोसी, घाघरा, घाघरा को हम सरयू कहते हैं, गंडक, रामगंगा, सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम बात करें यमुना नदी की। गंगा की दाईं तरफ से सबसे बड़ी सहायक नदी, और वैसे भी सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सी है, यमुना नदी। किधर से मिलती है, ये दाईं तरफ से। मेरे प्यारे साथियों, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती हुई कहाँ पर मिलती है, ये प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। यमुना नदी का ही प्राचीन नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, कालिंदी नदी भी कहते हैं इसे। यमुना नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो हम इन्हें भी पढ़ लेते हैं। चंबल है, सिंध, बेतवा है, कैन है। मेरे प्यारे साथियों, चंबल नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। गंगा की सहायक कौन सी हुई, यमुना। यमुना की सहायक कौन सी हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। चंबल की भी सहायक नदियां होंगी और इन चंबल सिंध से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, कुछ हम इनको भी डिस्कशन कर लेते हैं। चंबल नदी, चंबल नदी की बात करें तो इस किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की। मेरे प्यारे साथियों,
यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मऊ क्षेत्र के जनाब पनाव की पहाड़ी से निकलती है। ध्यान देना चाहिए ये राजस्थान में भी बहती है। मेरे प्यारे साथियों, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि चंबल नदी निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से निकलती हुई राजस्थान में होते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मऊ क्षेत्र के जनाब पनाव की पहाड़ी से निकलती हुई उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। इसे दलदल से बहने वाली नदी भी कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे प्यारे साथियों, बात करें हम बेतवा नदी की, ये मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती हुई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। चंबल, जैसा आप मैप में देख रहे हैं, सिंध, बेतवा, केन नदी। मेरे प्यारे साथियों, चंबल नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सी हैं? काली सिंध, पार्वती, बनास। मेरे प्यारे साथियों, आप इसी तरीक़ा से मैप में 1, 2 बार 4 बार पढ़ लेंगे, मुझे विश्वास है आप कभी नहीं भूलेंगे। मैंने इतनी अच्छी तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। मेरे प्यारे साथियों, बात करें हम गंगा की सहायक नदियाँ, दाएं तरफ से और बाएं तरफ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दाएं तरफ से गंगा की सहायक नदियाँ हैं, यमुना है, टॉन्स है, सोन है। तो यमुना को हमने अच्छे से पढ़ा। अब हम बारी है टॉन्स की, तो हम टॉन्स को भी देख लेते हैं। टॉन्स नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई प्रयागराज के निकट गंगा में मिल जाती है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप इस मैप में भी देख रहे हैं, कहाँ से निकली है? मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए प्रयागराज के निकट गंगा में मिल जाती है। अब सोन नदी, तो सोन को भी हम पढ़ लेते हैं। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए पटना के निकट कहाँ पर मिल जाती है? गंगा में। मेरे प्यारे साथियों, ये कहाँ पर मिली? पटना, बिहार में। तो चलिए, गंगा की सहायक नदियाँ दाएं से हमने डिस्कशन किया। अब हम बारी है गंगा की सहायक नदियों को बाएं से पढ़ने की। मेरे प्यारे साथियों, बाएं से बात करें गंगा की सहायक नदियों की, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बहुत सारी नदियां हैं। तो हम एक एक करके इन्हें भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, गोमतताल, फुल्लर झील से निकलकर गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। मेरे प्यारे साथियों, घाघरा नदी भी मानसरोवर झील, जैसा कि आप रामगंगा मैप में देख रहे हैं। रामगंगा कहाँ से निकली? उत्तराखंड से। कहाँ मिली? गंगा में। गंगा की सहायक है बाएं तरफ से। मेरे प्यारे साथियों, गोमती कहाँ से निकलती है? फुल्लर झील से। घाघरा नदी मानसरोवर झील के निकट मापचाचुंग हिमनद, तिब्बत का पठार जिसे कहते हैं, से निकलकर सरयू और राप्ती की संयुक्त धारा को ही घाघरा नदी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घाघरा नदी को ही कौन सी नदी कहते हैं? सरयू नदी कहते हैं। ध्यान देना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, घाघरा और राप्ती का मिलन उत्तर प्रदेश के देवरिया के निकट होता है, लेकिन इनकी संयुक्त धारा घाघरा के नाम से आगे बढ़ती हुई पटना के निकट गंगा में मिलती है। घाघरा राप्ती का मिलन तो मेरे प्यारे साथियों देवरिया उत्तर प्रदेश में होता है, बट इनकी जो संयुक्त धारा है वो कहाँ मिलती है? ये कई बार कंफ्यूजन करता है क्वेश्चन। पटना में, बिहार में मिलती है, गंगा में जाकर के। मेरे प्यारे साथियों, बात करें हम गंडक नदी की, धौलागिरी पर्वत से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार में पटना के समीप किसमें मिल जाती है? गंगा में। तो ये गंगा की सहायक नदी है, जैसा कि आप इस मैप में भी देख रहे हैं, धौलागिरी से निकलती हुई। बात करें आगे कोसी नदी की, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, कोसी। ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। यह नदी प्राय अपना मार्ग बदलती है। जब कोई नदी मार्ग बदलेगी तो इसमें बाढ़ आएगी। मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है, इसके कारण इसमें बाढ़ आ जाती है, जिससे अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। इनसे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, आगे बात करें, जैसे आप मैप में देख रहे हैं, गोसाई धाम कोसी से निकली। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी थी? हुगली नदी की। तो इसे भी डिस्कशन कर लेते हैं। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है।
ये हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मेरे प्यारे साथियों, दामोदर नदी को ही जैविक मरुस्थल कहते हैं क्योंकि प्रदूषण के कारण इसमें बहुत सारी प्रदूषण की समस्याएं हैं। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं, ध्यान रखना चाहिए आपको। तो यहाँ पर हमने गंगा नदी तंत्र को अच्छे से डिस्कशन किया, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं दामोदर नदी और ये सोन नदी भी हमने दिखाया है। मेरे प्यारे साथियों, अब हमने गंगा नदी तंत्र को अच्छे से पढ़ा, तो हम एक बार रिवीजन के तौर पर पूरा गंगा नदी का स्ट्रक्चर एक बार खाली मैप में भी भर के देख लेते हैं, जैसा कि आप इसमें देखें ध्यान से। सबसे पहले आपने पढ़ा था गंगोत्री गोमुख से निकली गंगा नदी, और ये गंगा निकलने से पहले जो स्ट्रक्चर बना मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, गंगा नदी निकली। मेरे प्यारे साथियों, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी थी? यमुनोत्री से निकली यमुना नदी। यमुना की सहायक नदी कौन सी थी? चंबल। मेरे प्यारे साथियों, चंबल की भी कौन सी सहायक नदी थी? काली सिंध थी, पार्वती थी, बनास थी। और यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो सिंध, सिंध के बाद बेतवा, मेरे प्यारे साथियों कैन। गंगा नदी की बात करें सहायक नदियों की तो टॉन्स, सोन नदी। मेरे प्यारे साथियों, सोन नदी की सहायक नदी है रेहंद, जहां अपना रेहंद बांध बना हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, गंगा की बाईं तरफ से जो सहायक नदी है फुल्लर झील से जिसका उद्गम होता है गोमती नदी। पूछा जाता है, ध्यान रखना चाहिए आपको, गोमती नदी का उद्गम मैदानी क्षेत्र से भी होता है। मेरे प्यारे साथियों, घाघरा और राप्ती का मिलन जैसा कि मैंने आपको बताया कहाँ पर होता है? देवरिया के निकट, उत्तर प्रदेश में होता है। और इनका मिलन होने के बाद संयुक्त धारा कहाँ पर मिलती है जाकर के? संयुक्त धारा जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, संयुक्त धारा कहाँ मिली? पटना में। पटना कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? बिहार में। बिहार में जाकर पटना के नज़दीक गंगा में मिली। धौलागिरी से आई गंडक नदी कहाँ पर मिली? पटना के निकट गंगा में। और गोसाई धाम से निकली कोसी नदी भी कहाँ में, किस में मिली? गंगा में। मेरे प्यारे साथियों, फरक्का में जैसा कि मैंने आपको बताया था हुगली नदी और एक मुख्य धारा भागीरथी भी बट जाती है। हुगली नदी की सहायक नदी थी दामोदर नदी, जिसे हम बंगाल का शोक कहते थे। आई होप आपके समझ में अच्छे से आया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और यदि वीडियो पसंद आए मेरे प्यारे साथियों तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैंने इस खाली में भी आपको समझाने की कोशिश की है। कई साथियों को उसमें समझ में आता है, कई साथियों को इसमें अच्छे से समझ में आता है। गंगोत्री से निकली गंगा नदी और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुनोत्री से निकली यमुना नदी। यमुना की सहायक चंबल, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। चंबल की सहायक काली सिंध और पार्वती और बनास। किसकी सहायक नदी है? काली सिंध, पार्वती, बनास, चंबल की। यमुना की सहायक सिंध और कौन सी है? बेतवा। और कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? कैन। गंगा की सहायक नदी टॉन्स और कौन सी है गंगा की सहायक नदी? सोन। मेरे प्यारे साथियों, सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रेहंद। ऊपर से गोमती कहाँ से निकलती है? फुल्लर झील से। और घाघरा राप्ती का मिलन कहाँ पर होता है? देवरिया में। इनकी संयुक्त धारा पटना के नज़दीक गंगा में मिल जाती है। और धौलागिरी से निकली गंडक नदी भी गंगा में मिल जाती है। गोसाई धाम से निकली कोसी नदी भी कहाँ मिल जाती है मेरे प्यारे साथियों? गंगा में मिल जाती है। और गंगा जाकर के बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है मेरे प्यारे साथियों? पद्मा के नाम से जानी जाती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का पर ये दो धाराओं में बट जाती है। इसकी सबसे बड़ी वितरका कौन सी है? हुगली नदी। हुगली नदी की कौन सी सहायक नदी पड़ी थी हमने? दामोदर। जैसे किसका शोक कहते हैं? बंगाल का शोक। और बिहार का शोक किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? कोसी। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्या गंगा नदी तंत्र मैंने बहुत अच्छे से आपको मैप में भर के सिखाया है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है। ध्यान देना चाहिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कैलाश मानसरोवर से निकलती हुई ये नदी चीन होते हुए, भारत होते हुए कहाँ पर जाती है? बांग्लादेश में। ध्यान देना चाहिए, यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों,
ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां तिब्बत के मानसरोवर के पास से ही निकलती हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र भी, सतलज भी और सिंधु नदी। ये कहाँ से निकलती हैं मेरे प्यारे साथियों? तिब्बत के मानसरोवर के पास से ही निकलती हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान देना चाहिए आपको, इसी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के लोग सांगपो या यारलुंग जांगपो के नाम से जानते हैं। और ये नामचा बरवा, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, नामचा बरवा पर्वत हिमालय पर्वत की पूर्वी चोटी है। यहाँ से ही ये एंट्री किस में करती है? अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ही मेरे प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश में ये एंट्री करती है तो अरुणाचल प्रदेश में एक दिहांग नदी यहाँ मिलती है। दिहांग नदी इसकी सहायक नदी है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के लोग इसे कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? दिहांग नदी के नाम से। मेरे प्यारे साथियों, जब ये असम घाटी में प्रवेश करती है तो असम के लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से। ब्रह्मपुत्र के नाम से। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश के लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं? जमुना के नाम से। इसके 3-4 नाम हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं, तो ध्यान देना चाहिए। तिब्बत के लोग क्या कहते हैं? सांगपो या यारलुंगजांगपो। और नामचा बरवा से एंट्री करती है। अरुणाचल प्रदेश के लोग दिहांग और असम के लोग ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश के लोग इसे जमुना कहते हैं। तिब्बत से निकली वाली इस नदी को तिब्बत में सांगपो या यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ उसे दिहांग के नाम से तथा असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में बहते हुए नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा, मेरे प्यारे साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। जब गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है, पद्मा के साथ कौन सी नदी मिली आकर के? ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। पद्मा जो गंगा नदी थी जिसे बांग्लादेश में क्या कहते थे? पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते थे? जमुना। इन दोनों की संयुक्त धारा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। आई होप आपके समझ में आया होगा। मेघना के नाम से जानी जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। जहां बंगाल की खाड़ी में गिरती वहीं विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। मेरे प्यारे साथियों जैसा आप इस मैप में देख रहे हैं, गंगा और जब गंगा ब्रह्मपुत्र मिली, इनके नाम बांग्लादेश में दूसरे हैं। गंगा को पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, इनकी संयुक्त धारा मेघना। मेरे प्यारे साथियों इसी में ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, वहीं तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती हुई किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में ही, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ध्यान रखना चाहिए आपको, फरक्का से मैंने कई बार अभी भी बताया है। हुगली नदी निकलती है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी। ये गंगा की सबसे बड़ी वितरका है, कौन सी? हुगली। कई बार एग्जाम में पूछा गया है गंगा की सबसे बड़ी वितरका कौन सी है? तो हुगली। हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। दामोदर को किसका सूख कहते हैं? बंगाल का सूख। मेरे प्यारे साथियों ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो पूछा जाता है कभी दाएं से कभी बाएं से, तो मैंने सारी नदियों को आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है और कुछ नदियों को मैप में भी भरा है मैंने। कैलाश मानसरोवर से निकली चीन, तिब्बत के लोग क्या कहते हैं उसे? सांगपो यारलुंगजांगपो, और अरुणाचल प्रदेश के लोग दिहांग कहते हैं, असम के लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश के लोग इसी ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों तीस्ता भी इसी में मिलती है। सबसे पहले सुबनसिरी इसकी सहायक नदी है, मानस भी इसकी सहायक नदी है, संकोच भी इसकी सहायक नदी है, रेहांग, देहांग, लोहित, और इसी गंगा जब मिलती है इसमें ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में, तो इन दोनों की संयुक्त धारा पद्मा और जमुना जिसका नाम जाना जाता है किसके नाम से? मेघना के नाम से इनका अंत हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। जहाँ अंत होता है यहाँ ये सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा बनाती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। मेरे प्यारे साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मेरे प्यारे साथियों आपके प्यारे प्यारे कमेंट, लाइक, शेयर ही
हमें हमारे अंदर नई उमंग लाते हैं। ये आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट, लाइक, शेयर, ये हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का भी निर्माण करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम आगे जितनी भी वीडियो आएंगी, मैं यही सोचता हूँ कुछ नया करूँ, अपने प्यारे मित्रों के लिए कुछ ऐसा सिखाऊँ जो आगे परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक हो। मेरे प्यारे साथियों, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करना चैनल को। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी, बहुत सारी चीज़ें हम नया सोच रहे हैं। अभी लॉकडाउन की स्थिति है, इसी वजह से कुछ और सुविधाएं हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ अपने दोस्तों को जोड़ें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी इससे बिल्कुल ना भूलें। और जो भी आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उससे हम कुछ सीखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत।